तो साथियों आज हम स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर जो पेपर में हर कोई छोड़ के जाता है, लेकिन आईसीआई ऑलमोस्ट हर दूसरे अटेम्प्ट में पूछ लेता है। ये एमसीक्यू में तो पूछ ही लेता है। नाम है इसका इंडेस वन। साथियों बहुत ही छोटा चैप्टर है, केवल 5 पेज में चैप्टर कंप्लीट है। ठीक है, 3 पार्ट में डिवाइडेड है। चैप्टर ऑर्गेनाइजर आप देखोगे, एप्लीकेबिलिटी डिस्कस करना है, कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्कस करना है। यहीं से आईसीआई पूछता है, और आईसीआई आजकल थ्योरी भी पूछ रहा है जो कि है जनरल फीचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो साथियों स्कोप डिस्कस करते हैं। साथियों इंडेस वन जो है अप्लाई होता है आपके सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ये इंडेस केवल आपसे बात करता है कि प्रेजेंटेशन कैसे होनी है। ठीक है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब सर टाटा है, टाटा की सब्सिडरी भी है। तो जब टाटा एज पर इंड एस 110 अपने कंसोलिडेट बनाता है तो उसकी प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए ये आपको इंड एस वन बताएगा। ठीक है, उसके साथ अपने सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो टाटा को बनाना ही है, जिसमें वो केवल अपना अपना दिखाता है। लेकिन इंड एस वन कहाँ अप्लाई नहीं होता, ये इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे नहीं अप्लाई होता। उसके बाद साथियों केवल काम की बात करेंगे। सेकेंड टॉपिक पे आ जाते हैं, कंपोनेंट ऑफ कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो साथियों जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे तो आप कंप्लीट बनाओगे या आधे अधूरे बनाओगे? सर कंप्लीट बनाएंगे। तो कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये 7 चीजें होनी जरूरी है। ठीक है, हफ्ते में होते हैं 7 दिन। कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के भी होते हैं 7 पार्ट। सर बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ पीएल, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी जिसे हम प्यार से बोलते हैं क्या, सॉकी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। ठीक है, फिर नोट्स टू अकाउंट आपने देखा होगा, नोट नंबर लिखा रहता है, डिटेल नीचे नोट्स टू अकाउंट रहता है। उसके बाद आपको कंपैरेटिव देना है और आपको ओपनिंग बैलेंस शीट देनी है। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस शीट डिटेल में आप कहाँ पढ़ते हो सर? इंडेस 8 में हम डिटेल में पढ़ते हैं इसके बारे में, तो यहाँ इतनी चर्चा नहीं होगी इसके बारे में जितनी इंडेस 8 में होगी। तो साथियों दिल को थाम के बैठो, क्योंकि अब आने वाला है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सर बैलेंस शीट। सर बैलेंस शीट में आपने असेट के बारे में पढ़ा है, ठीक है सर। और सर असेट को हम क्लासिफाई करते हैं करंट असेट और नॉन करंट असेट में। करते हैं सर, बिल्कुल करते हैं। तो साथियों करंट असेट होती क्या है एज पर इंड एस वन, ये आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए ऑन टिप। ठीक है, और याद कराने की जिम्मेदारी मेरी। सर करंट असेट एज पर इंड एस वन वो होती है जो कोई भी इनमें से 4 कंडीशन में से एक कंडीशन सेटिस्फाई कर ले। लिखा है ना एनी, तो वो बन जाएगी आपकी करंट असेट। सर करंट असेट होती क्या है? इट इज एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड मतलब हमें अंदर से लग रहा है कि हम इसे रियलाइज कर लेंगे, सोल्ड कर देंगे, कंज्यूम कर लेंगे इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है, तो सर ये ऑपरेटिंग साइकिल हमें सबसे पहले समझना है। सर ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है, मैं आपको बोर्ड नोट्स में दिखाता हूं इसको। तो सर ऑपरेटिंग साइकिल होता है कि जब आप अपने बिजनेस में कोई भी मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो सबसे पहले आप ऑर्डर प्लेस करते हो। ठीक है, आपका रॉ मटेरियल आता है, उसको फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हो। ठीक है, फिर आप सेल करते हो, सेल करने के बाद डेटर से आपको पैसा मिलता है। तो इस टाइम में टोटल कितना टाइम आपका लग रहा है? ठीक है, इस पूरे प्रोसेस में आपका कितना टाइम लग रहा है, इसी टाइम को हम बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। अब ये हर बिजनेस की अलग अलग होती है। ठीक है, कमाल की बात यह है आईसीआई ने अभी ऑपरेटिंग साइकिल पे कोई क्वेश्चन पूछा नहीं है, लेकिन आईसीआई मैट में क्वेश्चन है, तो हम वो क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब सर इस पॉइंट को हम याद कैसे रखें आप वो बताइए। सर इस पॉइंट को याद रखने के लिए आपको याद रखना है कॉस्को। सर हम क्रिकेट खेलते हैं, टेनिस खेलते हैं, कौन सी बॉल से? कॉस्को की बॉल से। तो आपको कॉस्को याद रखना है। ठीक है, और कॉस्को से आपको याद रखना है रेस्को, RESOCO। सर ये तो रिसोको हो गया, यहाँ पे ओ साइलेंट है आपका, आपको क्या याद रखना है? कॉस्को यानी रेस्को। यहाँ पे RE का मतलब होता है रियलाइज। ठीक है, SO का मतलब होता है सोल्ड और CO का मतलब होता है कंज्यूम। ठीक है, रियलाइज, सोल्ड, कंज्यूम इन ऑपरेटिंग साइकिल। अगर ऐसा कोई भी आइटम है एसेट का तो वो आपके लिए क्या बन जाएगा?
करंट असेट। सर इसके एग्जाम्पल जो है वो है डिमांड लोन, ठीक है, और वो है सिक्योरिटी डिपॉजिट दूसरा एग्जाम्पल। सर इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको डिटेल में बताऊंगा क्योंकि क्यूए में ये पॉइंट जो है बहुत परेशान करता है। साथियों मेरे पास कोई डिमांड लोन है। डिमांड लोन मतलब मैं हूं बैंक, मैंने दे रखा है लोन। अब ये जो लोन दे रखा है उस लोन की कंडीशन है कि भैया मुझे ये लोन जब मैं मांगू जब मुझे मिल जाएगा, ठीक है, यानी 6 महीने में मैं मांगू तो मुझे मिल जाएगा बोरोवर से। तो यहाँ पे लेकिन मेरा जो इंटेंशन है, मैं तो भैया 5 साल बाद ही इस लोन को मांगूंगा, तो मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है वो मैटर करती है, ठीक है। डिमांड लोन मतलब मैं तो कभी भी मांग सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है सर? मेरी एक्सपेक्टेशन तो यह है कि मैं 5 साल बाद लूंगा, ठीक है। तो और मेरी ऑपरेटिंग साइकिल जो है वो 6 महीने की है। तो साथियों ये क्या बन जाएगा? नॉन करंट असेट, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन यहाँ पे मैटर करती है। उसी तरीके से सिक्योरिटी डिपॉजिट बहुत ही प्यारा एग्जांपल है। सिक्योरिटी डिपॉजिट आपने अपने मकान मालिक को सिक्योरिटी डिपॉजिट दी है, ठीक है। अब सिक्योरिटी डिपॉजिट का फंडा ये है कि आप जब भी घर खाली करो आप पैसे लेके सिक्योरिटी डिपॉजिट लेके चले जाओगे। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट एक असेट होती है किराएदार के लिए। अब ये सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है किराएदार को लग रहा है कि भाई मैं इसे 2 साल बाद रियलाइज करूंगा, तो उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है ये मैटर करती है यहाँ पे। तो यहाँ पे एज पर लीगैलिटी, ठीक है, लीगैलिटी के कंपेयर पे रियलिटी, कॉमर्शियल रियलिटी ज्यादा मैटर करती है। ये टर्म याद रखना, ये भी क्यूए में भी आएगा, ठीक है। क्लियर है सर? सर दूसरा पॉइंट यहां पे आता है, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज इन 12 मंथ आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, ठीक है। सर यहां आफ्टर गलत लिखा हुआ है, आपकी बुक में करेक्टेड होगा, विद इन 12 मंथ है, ठीक है। एक्सपेक्ट टू बी रियलाइज इन 12 मंथ्स, ठीक है, आफ्टर करेक्ट है। रिपोर्टिंग पीरियड के बाद आपको लग रहा है कि 12 महीने के अंदर आपका पैसा आ जाएगा। देखो यहां पे भी वर्ड यूज हो रहा है एक्सपेक्टेड, तो साथियों क्या हो जाएगा आपका करंट असेट। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कैच है, अगर सर हमें क्वेश्चन में ऑपरेटिंग साइकिल नहीं दे रखी तो हम क्या लेंगे? तो साथियों अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो आपको इसे 12 मंथ ही लेना है। उसके बाद आता है इन्वेंट्री हेल्ड फॉर ट्रेडिंग इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। तो साथियों ये आपका करंट असेट है। उसके बाद कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये भी आपका करंट असेट है। यहाँ पे एक कैच है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। साथियों कैश तो देखो हमेशा करंट एसेट ही होता है, ठीक है, नो डाउट, लेकिन आपका जो बैंक बैलेंस है एज पर इंडिया 7 वो भी आपका क्या होता है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब आपका जो बैंक है वो ईडी ने फ्रीज कर दिया, ठीक है, रेड करी, ईडी ने फ्रीज कर दिया। अब वो जो उसने फ्रीज कर रखा है वो मोर देन 12 मंथ के लिए फ्रीज कर दिया कि भैया आप इसे यूज नहीं कर सकते, तो उस केस में बैंक आपका क्या बन जाएगा? नॉन करंट, ठीक है। तो आपको साथियों सीए फाइनल लेवल पे आके आप देखो करंट नॉन करंट पे आईसीआई क्वेश्चन पूछ रहा है तो क्या ही बात है, लेकिन बच्चे से छोड़ के जाते हैं। अब साथियों मैं इस पे आपको और दिमाग खोलने के लिए बोर्ड नोट्स पे आपको दिखा देता हूँ कुछ चीजें। रेडी हो सर? बिल्कुल रेडी है। यहाँ पे देखो साथियों कुछ चीजें आपकी लाइफ में हमेशा नॉन करंट ही रहेगी। सर वो क्या है? सोच के बताओ जो जो पढ़ के आए हैं। सर पीपी लाइफ में हमेशा नॉन करंट रहेंगी। क्यों? क्योंकि आपको याद रखना है रेस्को, रियलाइज सोल्ड कंज्यूम। सर पीपी हमारा इंटेंशन हमेशा यूज करने का होता है बिजनेस में, उसे रियलाइज सोल्ड कंज्यूम करने का इंटेंशन होता ही नहीं, इसलिए हमारी क्या है? नॉन करंट एसेट, ठीक है। यही लॉजिक आप इन सब पे भी लगा दोगे। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, गुडविल, ये सारी क्या है? हमारी नॉन करंट। फिर डिफर्ड टैक्स एसेट हमारा हमेशा क्या रहता है? नॉन करंट। उसके बाद कैपिटल एडवांस। कैपिटल एडवांस मींस किसी एसेट को एक्वायर करने के लिए हमने पैसा दिया है, ठीक है। तो साथियों बदले में हमें क्या मिलेगा? सर एसेट ही मिलेगा। क्या होगा हमारे लिए? नॉन करंट। उसके बाद ये सारे एग्जाम्पल हैं आपके जहां पे भी ये करंट भी हो सकता है, नॉन करंट भी हो सकता है। इसके ऊपर आईसीआई ने भर भर के क्वेश्चन पूछे हैं, वो हमें डिस्कस करने हैं।
फिर इन्वेंट्री तो हमेशा आपका करंट असेट ही होता है, ठीक है। ऑपरेटिंग साइकिल में इन्वेंट्री जो है रियलाइज हो जाता है, तो ये क्या होता है, करंट असेट। अब साथियों मुझे ये बताओ, जिसने करंट एसेट पढ़ लिया उसको नॉन करंट एसेट की डेफिनेशन पढ़ने की जरूरत है? नहीं साथियों। अगर कोई एसेट करंट नहीं है तो वो क्या बन जाएगी, ऑटोमेटिकली नॉन करंट। उसके बाद आती है करंट लायबिलिटी, ठीक है। टेक्निकल टॉपिक है, ठीक है, इसलिए टाइम दे रहा हूं यहां पे साथियों। तो साथियों आपकी लायबिलिटी करंट कब होगी, जब कोई भी इनमें से चारों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो वो क्या बन जाएगी, करंट। तो यहां पे आ रहा है एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड, ठीक है। सेटल यहाँ पे वर्ड इसलिए आ रहा है क्योंकि आपको पे करना है इन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, तो वो क्या बन जाएगी, आपकी करंट लायबिलिटी। फिर यहाँ पे लिखा हुआ सेकंड पॉइंट में, इट इज ड्यू टू बी सेटल इन 12 मंथ आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। तो अगर साथियों कोई लायबिलिटी आपको 12 महीने के अंदर, जिसकी ड्यू डेट पड़ रही है 12 महीने के अंदर, तो वो क्या बन जाएगी, आपकी करंट लायबिलिटी। अब सर यहाँ पे एक कैच है बहुत इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको बोर्ड नोट्स में समझाता हूँ, अभी क्लियर हो जाएगा। और करंट लायबिलिटी के पोर्शन में अमेंडमेंट भी है 4th पॉइंट पे, वो भी अभी आपको बताऊंगा। अब साथियों जब बोरोवर की बात आती है, अब हम लायबिलिटी वाले पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं, तो बोरोवर के केस में एक्सपेक्टेशन को ज्यादा वैल्यू नहीं दी गई है इंड AS 1 में, ड्यू को ज्यादा वैल्यू दी गई है। सर मतलब सर कोई लायबिलिटी जो 10 महीने के अंदर ड्यू है, ठीक है, लेकिन हमारा यहाँ पे सिक्का चलता है, भैया हम तो पे करेंगे ही नहीं, हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है, हम तो पे करेंगे 15 महीने में। तो साथियों यहाँ एक्सपेक्टेशन की कोई वैल्यू नहीं है। ड्यू डेट अगर 10 महीने के अंदर पड़ रही है, ठीक है, 12 मंथ्स पड़ रही है आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, तो वो आपकी क्या बन जाएगी, करंट लायबिलिटी। यहाँ एक्सपेक्टेशन को वैल्यू नहीं दी गई है। वहीं दूसरी तरफ जो आपका लेंडर है, ठीक है, जिसको पैसा लेना है, वहां पे ड्यू को इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं दी गई है, वहां पे एक्सपेक्टेशन को ज्यादा वैल्यू दी गई है। यानी बैंक को पता है कि उसका पैसा 10 महीने के अंदर ड्यू हो रहा है, लेकिन उसे पता है कि मेरा पैसा 15 महीने के अंदर आया है, तो वो यहाँ पे असेट को किस हिसाब से दिखाएगा, एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, यानी क्या बन जाएगा यहाँ पे उसका नॉन करंट। तो ये साथियों बहुत इंपॉर्टेंट कैच है, ठीक है। QA में इसका एप्लीकेशन अभी हम देखेंगे, आपको स्वाद ही आ जाएगा पूरा। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ 3rd पॉइंट पे, इट इज हेल्ड फॉर ट्रेडिंग इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है, जैसे कि कोई ट्रेड पेबल है, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगी, आपकी करंट लायबिलिटी। फिर 4th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे ICAI खूब क्वेश्चन पूछता है। अगर बोरोवर के पास, ठीक है, डज नॉट हैव, यहाँ पे अनकंडीशनल जो है ये ICAI ने रिमूव कर दिया, यही अमेंडमेंट है, तो टुच्ची सी अमेंडमेंट है, ठीक है। बस अब आपको ये ध्यान रखना है कि पेपर में अनकंडीशनल वर्ड मत लिखना। डज नॉट हैव अनकंडीशनल एंड डज नॉट हैव राइट टू डिफर सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी फॉर एटलीस्ट 12 मंथ आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, ठीक है। तो यहाँ पे साथियों सिक्योरिटी डिपॉजिट का ही एग्जाम्पल लेते हैं। तो जो मकान मालिक है उसने सिक्योरिटी डिपॉजिट ली है, तो उसके लिए वो लायबिलिटी है। अब साथियों जो मकान मालिक है, अगर किराएदार उसके पास सिक्योरिटी डिपॉजिट मांगने आए कि भैया मैं तो घर छोड़ के जा रहा हूं, तो क्या उसके पास कोई राइट है कि भैया इस सिक्योरिटी डिपॉजिट का पेमेंट वो डिफर कर सकता है? नहीं कर सकता, कोई राइट नहीं है। तो साथियों उसके लिए क्या बन जाएगी, ये करंट लायबिलिटी, ठीक है। बहुत ही प्यारा एग्जांपल है, क्वेश्चन में भी यही यूज होगा। उसके बाद साथियों नॉन करंट लायबिलिटी क्या होती है, सर जो करंट नहीं है वो आपकी क्या बन जाएगी, नॉन करंट, ठीक है। तो साथियों अभी तक हमने क्या पढ़ा है, हमने असेट में और लायबिलिटी में करंट नॉन करंट पढ़ा है, और ICAI का फेवरेट है ये, ICAI एग्जाम में खूब दे दनादन पूछ रहा है। अब हम बढ़ते हैं QA की तरफ। तो साथियों ये है स्मार्टली डिजाइन QA, साथियों बहुत ही मेहनत से बनाया है मैंने। इसमें खासियत ये है कि जितने भी करंट नॉन करंट के क्वेश्चन है वो सारे मैंने एक जगह पटक दिए। तो यहाँ पे टोटल 7 क्वेश्चन बस आपको करने हैं, ठीक है, और आपका करंट नॉन करंट का पार्ट खत्म, ठीक है। और ICAI का फेवरेट एरिया है जहां से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। 2 ही एरिया है ICAI के फेवरेट, एक तो ये नॉन करंट करंट वाला, और दूसरा एक लॉन्ग टर्म लोन अरेंजमेंट का ब्रीच वाला, ठीक है। इस टॉपिक में ये 2 ही टॉपिक जो है ICAI
धनाधन पूछ रहा है, और कभी कभार थ्योरी भी पूछ लेता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया चैप्टर बहुत छोटा है, लेकिन बच्चे से छोड़ के ही जाते हैं, पता नहीं क्यों छोड़ के जाते हैं। तो साथियों सबसे पहले हम ऑपरेटिंग साइकिल का देख लेते हैं। 2.1 कराने लायक नहीं है, फिर भी हिंट दे देता हूँ आपको। यहाँ पे साथियों आपको ना ऑपरेटिंग साइकिल निकालनी है। तो साथियों आपको रॉ मटेरियल, वर्किंग प्रोग्रेस, फिनिश गुड, डेटर कलेक्शन पीरियड, इन सब का ड्यूरेशन दे रखा है। आपको कुछ नहीं करना, इनको ऐड कर देना है। तो ऐड करोगे ये 14 महीने आ रहा है जो इसकी ऑपरेटिंग साइकिल है। और इसके ट्रेड पेबल जो है इसको 12-12.5 महीने में पे करने हैं। आप खुद ही बताओ करंट है या नॉन करंट? सर ये ट्रेड पेबल करंट है, तो ये करंट है आपका, ठीक है। क्यों करंट है? क्योंकि सर ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर आपको पे करना है इसे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2.2 भी अच्छा है, एक बार रीड कर लेना। 2.3 में आते हैं। देखो साथियों जुलाई 21 में आ रखा है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग साइकिल आपको दे रखा है 15 महीने की, ठीक है। उसके बाद जो फर्स्ट पॉइंट आपसे कह रहा है वो ये कह रहा है कि कंपनी के पास एक कॉन्ट्रैक्ट है 10 करोड़ का, ठीक है। इस कॉन्ट्रैक्ट को लेने के लिए प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है साथियों, कुछ कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू देनी पड़ती है। तो 20% कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू दे दी, तो 2 करोड़ रुपए हमने दे दिए। तो हमारे लिए क्या है ये है सिक्योरिटी डिपॉजिट। ये कह रहा है जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 14 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ऑपरेटिंग साइकिल पे ध्यान देना, ये 15 महीने की है, ठीक है। ये कह रहा है 70% ऑफ डिपॉजिट विल बी रिफंडेड इमीडिएटली, ठीक है। तो साथियों जैसे ही हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ हमें सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस मिल जाएगा, ठीक है। ये हमारी एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। और जो बैलेंस 30% है वो रिफंड होगा आफ्टर 3 मंथ फ्रॉम कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो साथियों मुझे ये बताओ जो 70% हमें सिक्योरिटी डिपॉजिट मिल जाएगा वो तो 14 महीने के लिए 14 महीने में मिल जाएगा, क्योंकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा। क्या ये ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर है? आंसर इज यस। तो 2 करोड़ का 70%, यहाँ पे साथियों 2 करोड़ का 70% जो है साथियों रिवीजन में भी रेगुलर वाले मजे दे रहा हूं मैं आपको। तो ये जो 1.4 करोड़ है ये तो आपका बन जाएगा करंट असेट, और जो बचा हुआ आपका 660 लाख है ये कह रहा है साथियों कि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने के बाद 3 महीने और लगेंगे इस पैसे को लेने के लिए। तो 14 महीने में कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा, 3 महीने और लेंगे, तो इस तरीके से तो साथियों 17 महीने लग जाएंगे। और ऑपरेटिंग साइकिल है हमारी 15 महीने की। तो साथियों ये क्या बन जाएगा हमारे लिए? नॉन करंट एसेट, ठीक है। यही बात आपको लिख के आनी है। देखो क्वेश्चन इतना बड़ा है, बंदा देख के घबरा जाएगा, लेकिन मैंने क्या कर रखा है एग्जाम डे में आपको जो चीज पढ़नी है उसे बोल्ड कर दी है, बस इतना पढ़ लेना आपका काम बन जाएगा। उसके बाद आते हैं साथियों सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट आप खुद देख लोगे, इजी है। फिर साथियों थर्ड पॉइंट आपका एक अच्छा पॉइंट है। ये कह रहा है कि कंपनी के पास 2 कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। कंपनी हैज गिवन, इस टाइम कॉन्ट्रैक्ट हमने दिए हैं, पहले क्वेश्चन में हमने कॉन्ट्रैक्ट लिया था, अब हमने दिया है, ठीक है। और हमने टोटल सिक्योरिटी डिपॉजिट लिए है 4 करोड़ की। इसमें से 4 करोड़ में से 3 करोड़ जो है वो कंपनी एक्स से लिए हैं और 1 करोड़ वाई से लिए हैं, ठीक है। 2 कॉन्ट्रैक्ट से हमने 2 सिक्योरिटी डिपॉजिट ली है। यहाँ पे लिखा है इफ कॉन्ट्रैक्ट इज कैंसल विद इन कॉन्ट्रैक्ट टर्म ऑफ 18 मंथ देन डिपॉजिट बिकम्स पेबल इमीडिएटली। 18 महीने के अंदर अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया तो भैया हमें ये सिक्योरिटी डिपॉजिट 4 करोड़ की इमीडिएटली देनी पड़ेगी। अब ये क्या कह रहा है, देखो कैसे ऐसे पागल बनाएगा आपको पेपर में, ठीक है। जिसने नहीं पढ़ा होगा वो तो पागल ही बनेगा। ये कह रहा है कंपनी इज पॉजिटिव अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट विद एक्स लिमिटेड बट इज इन डाउट अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट रिसीव फ्रॉम वाई लिमिटेड। तो ये कह रहा है कि जो एक्स लिमिटेड है उसके साथ तो भैया हमारा पूरा कॉन्ट्रैक्ट चलेगा, लेकिन वाई लिमिटेड कैंसिल भी कर सकता है। अब मुझे एक बात बताओ,
पहली बात तो ये डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो लाइबिलिटी के एंगल से हम समझ रहे हैं। अब साथियों ये एक्स लिमिट या वाई लिमिटेड दोनों कभी भी आ जाए, मान लो आज इन्होंने सिक्योरिटी डिपॉजिट दी और कल अगर आ गए, तो क्या हम इस लाइबिलिटी को डेफर कर सकते हैं? क्या हमारे पास कोई राइट है इसे डेफर करने का? आंसर इज नो। तो साथियों हमारी एक्सपेक्टेशन यहाँ मैटर नहीं करती, ठीक है, जो इसने लिखा हुआ ना कंपनी इज पॉजिटिव, कोई मैटर नहीं करती। तो ये टोटल 4 करोड़ हमारे लिए क्या बन जाएगा? करंट लाइबिलिटी। थर्ड पॉइंट का आंसर आपको दिखा देता हूं, क्लासिफाइड एज करंट लाइबिलिटी इन बोथ केस एक्स एंड वाई लिमिटेड। तो ये आपको लिख के आना है। और साथियों यहाँ पे जो डज नॉट हैव राइट टू डिफर द लाइबिलिटी, वो वाला पॉइंट जरूर लिख के आना है एग्जाम में, ठीक है। जब भी आपके नंबर जो है 5 में से 2 ही आ रहे हैं, क्योंकि आप शॉर्ट में लिख के आ रहे हो। उसके बाद साथियों अब साथियों ये वाला जो पॉइंट है, अभी अभी मैंने आपको बोर्ड नोट में इस पॉइंट को समझाया भी था कि कंपनी ने कोई एडवांस दिया है 1 करोड़ का फॉर परचेज ऑफ न्यू मशीनरी, ठीक है, जिसकी डिलीवरी जो है वो 6 महीने में। साथियों हमें कोई मतलब नहीं है, जब भी आप कोई एडवांस देते हो मशीन को लेने के लिए, तो ये होता है कैपिटल एडवांस। कैपिटल एडवांस ऑलवेज आपका एक नॉन करंट होता है। उसके बाद ये कह रहा है इसने एक ओल्ड मशीनरी सेल करी है, कितने ही करी है सर? 0.5 करोड़ यानी 50 लाख में, ठीक है, जिसकी पेमेंट हमें मिलने वाली है, पेमेंट इज ड्यू इन 12 मंथ्स। तो साथियों पेमेंट अगर हमें मिलने वाली है 10 महीने के अंदर, तो 12 महीने के नीचे है, तो ये बन जाएगा आपके लिए करंट एसेट। तो 50 लाख को करंट दिखा देना, 1 करोड़ को नॉन करंट दिखाना, ठीक है। रीजन आपको बताना है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है अभी। तो साथियों ऐसे ऐसे क्वेश्चन आईसीआई पूछ रहा है, ठीक है। तो जो बंदा नहीं पढ़ के जा रहा, ठीक है, वो बार बार जा रहा है पेपर देने, बार बार जा रहा है। अब आपको देख लो, आपको सिंगल शॉट में क्लियर करना है, ठीक है, या मल्टीपल अटेम्प्ट लगाने हैं। तो साथियों आज क्वेश्चन नंबर 2.4 देखते हैं। एग्जाम मई 25 का क्वेश्चन है और एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको केवल डिपॉजिट के बारे में ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको ये बताना है ये करंट है या नॉन करंट एसेट है। तो साथियों जब भी आप कोई इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेते हो, तो आपको इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट देना पड़ता है। तो ये जो डिपॉजिट आप दे रहे हो, ये आपके लिए करंट है या नॉन करंट है? तो मैंने आपको बताया था यहाँ मैटर करता है आपका एक्सपेक्टेशन। साथियों डिपॉजिट देने के बाद आप अपने घर पे भी आपने इलेक्ट्रिसिटी लगा रखी होगी, तो आप खुद ही बताओ कितना टाइम हो गया आपका डिपॉजिट लिए हुए? सर हमने तो जब से लगाया था अभी तक कोई डिपॉजिट लिया ही नहीं। तो ऐसे ही होता है। तो साथियों डिपॉजिट, इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट देने के बाद आपको लगता है भाई हम इसे लंबा यूज करेंगे, तो ये हमेशा नॉन करंट होता है। तो यहाँ पे मेरे को आपको एक चीज दिखानी है, जो कॉमर्शियल रियलिटी पर्सपेक्टिव है उसके हिसाब से एंटिटी को ये पता है कि भैया हम इसे लंबे टाइम तक यूज करेंगे, इसलिए ये है हमारी नॉन करंट असेट। तो हम यहाँ पे लीगैलिटी नहीं देखते, हम यहाँ पे कॉमर्शियल रियलिटी देखते हैं। ये वर्ड आपको लिखना है, कॉमर्शियल रियलिटी पर्सपेक्टिव। उसके बाद टेंडर डिपॉजिट। साथियों क्वेश्चन की हेडिंग में ही दे दिया कि हम यहाँ डिपॉजिट दे रहे हैं, तो सारी असेट है हमारे लिए, ठीक है। यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो गए थे कि ये हमारे लिए लाइबिलिटी है। तो ये जो डिपॉजिट है, ठीक है, आपने कोई डिपॉजिट दे रखा है। क्यों दे रखा है? क्योंकि सर आपको टेंडर में पार्टिसिपेट करना है, आपने अपनी बिड डालनी है, ठीक है। और इसका जो अनाउंसमेंट है ये 6 महीने के अंदर हो जाएगा, विद इन नेक्स्ट 6 मंथ। तो साथियों 6 महीने के अंदर हो जाएगा, मतलब आपको एक्सपेक्टेशन है कि भैया मेरा पैसा 6 महीने में आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपके लिए? करंट। थर्ड पॉइंट, जीएसटी डिमांड डिपॉजिटेड, ठीक है, आपने कोई डिपॉजिट दे दिया, ठीक है, और आप अपील में भी चले गए। अब आपको ये लग रहा है कि अपील जो है हमारी सुनी जाएगी 30 जून 26 को। कोर्ट के मैटर ऐसे ही होते हैं साथियों, साल 2-2 साल लग जाते हैं। और आप रिपोर्टिंग कर रहे हो 31 मार्च 25 को, आपको लग रहा है हमारी हियरिंग होगी 30 जून 26 को, यानी 12 मंथ्स बियॉन्ड हो रही है। तो ये डिपॉजिट क्या बन जाएगी आपके लिए? नॉन करंट। फिर अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट ऑन लॉन्ग टर्म जॉब कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। आजकल साथियों पिक्चरों में भी आपने देखा होगा कि जॉब लेने के लिए एक सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है।
अब ये जो जॉब है हमारी कंप्लीट होगी 31 मई 26 को, रिपोर्टिंग कर रहे हैं 31 मार्च 25 को। तो साथियों 12 महीने बाद हमें लग रहा है कि भैया हमें पैसा मिलेगा, तो ये भी क्या बन जाएगा आपके लिए, नॉन करंट। तो केवल यहाँ पे जो हमने एक वर्ड पढ़ा था करंट असेट में कि एक्सपेक्टेशन, केवल उसको लेके इन्होंने ये पूरा क्वेश्चन पूछ लिया। सो साथियों इसे कहते हैं बाल की खाल निकाल लेना, कि एक पॉइंट से, एक वर्ड से पूरा का पूरा क्वेश्चन बना देना, वो भी 5 नंबर का। तो साथियों आप समझ सकते हो कि कंसेप्ट की क्या वैल्यू है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2.5, ये भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया नहीं है, आपके अटेम्प्ट में दिख सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, ऑपरेटिंग साइकिल आपको दे रखी है 18 महीने की, ठीक है, और रिपोर्टिंग हो रही है इसकी मार्च 2002 की, ठीक है। इसके पास कुछ ट्रेड रिसीवेबल पड़े हुए हैं, ठीक है, ड्यू आफ्टर 15 मंथ, ड्यू हो रहे हैं आफ्टर 15 मंथ, ठीक है, और इसकी जो साइकिल है वो 18 महीने की है, ठीक है। कंपनी को लग रहा है पेमेंट जो है वो ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर मिल जाएगी, तो ये आपके लिए क्या बन जाएगा सर, ट्रेड रिसीवेबल, ये बन जाएगा करंट। तो यहां पे साथियों ये आपका बन जाएगा करंट। देखो साथियों यहाँ पे इन्होंने क्या कर रखा है, यहाँ पे ये फैक्ट है और यहाँ पे अकाउंटेंट का ट्रीटमेंट है कि कंपनी ये करना चाह रही है, ठीक है, आपको ये बताना है कि ये सही है या गलत है। तो कंपनी खुद कह रही है हम इसे करंट दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो हम खुद कह रहे हैं भैया करंट दिखाओ, सही है ये फैक्ट। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है ये कह रहा है ट्रेड पेएबल के बारे में, जो कि ड्यू है आफ्टर 14 मंथ, ठीक है। फिर ये खुद ही कह रहा है ये ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर हमें सेटल करना है। फिर ये कह रहा है कंपनी डज नॉट एक्सपेक्ट दैट इट विल पे दीज पेबल विद इन ऑपरेटिंग साइकिल। भैया पेबल के केस में एक्सपेक्टेशन मायने नहीं रखती, पेबल के केस में क्या मायने रखती है कि ड्यू कब हो रहा है, ठीक है। तो उस केस में सेकंड पॉइंट ये कह रहा है कि इन्होंने इसे नॉन करंट दिखाया है, तो आपको ये बताना है नॉन करंट क्या सही है, ऑब्वियसली गलत है साथियों, गलत है। आपको इसे क्या दिखाना है, आपको इसे करंट दिखाना है। कैन नॉट डिस्क्लोज दिस पेएबल एज नॉन करंट, क्योंकि कंपनी को ये ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर पे करना है। फिर जो थर्ड पॉइंट है आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट का, ये आराम से कर लोगे। फिर फोर्थ पॉइंट भी आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट का आराम से कर लोगे। तो साथियों स्वाद आ रहा पूरा, बिल्कुल सर। तो साथियों अगर स्वाद आ रहा है तो देखो लाइक करना बनता है। अच्छा मेरे पास फिर मैसेज भी आते हैं स्टूडेंट्स के कि सर बुक्स कहाँ में बताओ। साथियों बुक्स किसको चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है, आप मैसेज कर दो, बुक्स आपके घर पहुंच जाएगी, ठीक है। ये आपने कर ली, इसके अलावा कोई दूसरा बुक आपको यूज करने की जरूरत नहीं है फिर, ठीक है। कंसाइज बना रखी है, पॉइंट टू पॉइंट एकदम। उसके बाद आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2.6 भी आप कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2.7 भी आपका एमटीपी अक्टूबर 21 का है, ठीक है। ये इंटर कॉर्पोरेट है, तो ये भी आप आराम से कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो साथियों करंट नॉन करंट के जितने भी अच्छे वाले क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए, ठीक है। इतना आप कर लोगे तो करंट नॉन करंट से एग्जामिनर कहीं भी पूछ ले आपसे, आप आराम से टैकल कर लोगे। उसके बाद हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं इसका, दैट इज ब्रीच ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। और साथियों इस पार्ट में आपकी आ रखी है अमेंडमेंट। सर क्या अमेंडमेंट आ रखी है अभी डिस्कस कर लेंगे। तो साथियों यहां पे आ जाओ, ध्यान से देखो। लेकिन वहां पे आने से पहले साथियों एक अमेंडमेंट मैं आपको और बता दूं
लिक्विडिटी डिस्क्लोजर। साथियों कुछ हमारी कभी कभार हमारी ऑपरेटिंग साइकिल जो है लंबी होती है, क्योंकि हम बड़ा यूनिक प्रोडक्ट बना रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हम कोई बहुत ही एक्सपेंसिव घड़ियां बना रहे हैं, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, उसे बिकने में टाइम लगेगा, तो उसका ऑपरेटिंग साइकिल लंबा हो जाता है। तो इस केस में है तो वो हमारी करंट एसेट या करंट लायबिलिटी, लेकिन आपको एक लिक्विडिटी डिस्क्लोजर देना है कि ये करंट एसेट करंट लायबिलिटी जो है नॉट रियलाइजेबल पेबल विद इन 12 मंथ। तो आपको ये बात लाउड स्पीकर लगा के बता देनी है, ठीक है। किसको बतानी है सर? यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। अगर आपका ऑपरेटिंग साइकिल लंबा है तब ये डिस्क्लोजर आपको देना है, ये अमेंडमेंट आई है। उसके बाद साथियों हम आते हैं ब्रीच ऑफ लॉन्ग टर्म लोन अरेंजमेंट में, ठीक है। बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है साथियों, समझते हैं इसको। तो साथियों अब इधर आ जाओ, सारे के सारे इधर आ जाओ बोर्ड पे, ठीक है। और इस टाइमलाइन को ध्यान से देख लो, आपका एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो रेडी हो सारे? सर बिल्कुल रेडी हैं सर। सब कुछ छोड़ दो, फोन छोड़ दो, डिस्ट्रैक्शन छोड़ दो। तो अक्टूबर 2025 में, ठीक है, एक लोन लिया है 10 करोड़ का 10 साल के लिए। नॉन करंट लायबिलिटी दिखेगा, लेकिन सर यहाँ पे लेंडर ने कंडीशन लगा दी कि 20 जनवरी 26 तक, ठीक है, यानी जस्ट एक महीने बाद नहीं, 2 महीने बाद बोरोवर को डेब्ट इक्विटी रेशियो मेंटेन करना है 2:1 में, ठीक है। और अगर ये कंडीशन ब्रीच हो गई तो लोन जो है बन जाएगा डिमांड लोन, और ये बन जाएगा बोरोवर के लिए करंट लायबिलिटी, ठीक है। साथियों ये 10 करोड़ का लोन जैसे ही बोरोवर के लिए करंट लायबिलिटी बन गया ना, इसके फाइनेंशियल हिल जाएंगे, ठीक है। जो इसके इन्वेस्टर है ना, वो साथियों सारा पैसा निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगी टेंशन वाली बात, ठीक है। इस टॉपिक को समझना है फील के साथ, अगर ग्रिप में लाना चाहते हो, क्योंकि बहुत छोटी छोटी बातें हैं इस पे। तो सर यहाँ पे जो बोरोवर है, आप खुद बोरोवर की साइड में चले जाओ, आप कभी नहीं चाहोगे कि इतना बड़ा लोन आपकी बुक्स में करंट लायबिलिटी दिखे, जहां आपका टर्नओवर केवल 4-5 करोड़ का है। 10 करोड़ का लोन अगर करंट लायबिलिटी दिखे तो टेंशन वाली बात है। तो आपके पास ना यहाँ पे 3 रेमेडी दे रखी है इंड AS 1 ने। सर पहली रेमेडी ये दे रखी है कि 20 जनवरी जो डेट है, उस डेट से पहले ही बैंक के पास जाओ, हाथ जोड़ो, उसके पैर पकड़ो कि भैया ये जो 20 जनवरी की डेट है ना, इसे खींच दो आगे तक, यानी रिपोर्टिंग डेट से आगे तक खींच दो, ताकि रिपोर्टिंग डेट को एटलीस्ट ये लोन नॉन करंट दिखे, ठीक है। बोरोवर का इंटेंशन क्या है कि इस लोन को नॉन करंट दिखाना। पहली रेमेडी क्लियर है? सर मान लो 20 जनवरी से पहले वो बिजी था। कौन बिजी था? सर बोरोवर, नहीं जा पाया बैंक के पास। तो सर 20 जनवरी के बाद चले जाओ और 20 जनवरी के बाद ये बोलो कि भैया हमें इस कंडीशन को कॉम्प्लायंस करने के लिए रिपोर्टिंग डेट से 12 महीने का टाइम दे दो, यानी 31 मार्च 26 तक 26 में खड़े हो आप, 31 मार्च 27 तक का टाइम ले लो, ठीक है, इस डेट को ही रिप्लेस करा लो। तो ये दूसरा ऑप्शन है। मान लो 31 मार्च 26 तक भी बोरोवर जो है बहुत ही ज्यादा बिजी है, ठीक है, नहीं जा पाया बैंक के पास। तो इंड AS 1 ने एक और रेमेडी दे रखी है, तीसरी रेमेडी, कि भैया अभी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो अप्रूव नहीं हुए हैं, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव होने से पहले, ठीक है, अभी कंडीशन तो आपने फुलफिल करी नहीं, ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका एडजस्टिंग इवेंट। तो साथियों 30 मई से पहले, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव होने से पहले अगर आप बैंक के पास जाते हो और ग्रेस पीरियड ले लेते हो 12 मंथ्स और मोर, तो भी ये क्या बन जाएगा आपके लिए नॉन करंट, ठीक है। इसके साथ साथ अगर बैंक के साथ बहुत ही अच्छी सेटिंग है, मान लो अंबानी अडानी है, वो क्या करेंगे, वो तो इस कंडीशन को ही रिवोक करा देंगे, ठीक है, कि ये डेब्ट इक्विटी रेशियो की जो कंडीशन है, कंडीशन ही रिवोक कर दो। सर कंडीशन ही रिवोक हो गई तो ये लोन क्या दिखता रहेगा, नॉन करंट। सर कंसेप्ट क्लियर है? सर बिल्कुल क्लियर है। अब कितना क्लियर है?
ये अभी क्यूए के थ्रू पता लग जाएगा, इससे रिलेवेंट क्यू है वो हम डिस्कस करते हैं। और साथियों इस टॉपिक में अमेंडमेंट भी है, वो भी आपको बताऊंगा, तो मजा आने वाला है फुल। तो साथियों यहाँ पे एक क्वेश्चन है, टाइमलाइन के थ्रू बताता हूँ, मजा आ जाएगा आपको। तो साथियों यहाँ पे दिसंबर 2001 में एक लोन लिया गया है। दिसंबर 2001 में लोन लिया गया है, ठीक है। और ये लोन का जो रिपेमेंट है कब से होगा? दिसंबर 2005 में। यहाँ इसलिए टाइम दे रहा हूँ साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो जिसने नहीं भी पढ़ रखा उसको भी समझ में आ जाएगा। अब सर दिसंबर 2001 में तो ये दिखेगा नॉन करंट, तो यहाँ तो कोई टेंशन नहीं है, जब तक नॉन करंट दिख रहा है बोरोवर को टेंशन नहीं है। लेकिन साथियों यहाँ पे एक कंडीशन लगाई है, लोन कोवेनेंट मतलब लोन की कंडीशन, कि जितना लेंडर ने लोन दिया है उतना ही अमाउंट प्रमोटर भी कंट्रीब्यूट करेगा। और कब तक करेगा? मार्च 24, 2002। तो यहां देखो मार्च 24, ठीक है, 2002, जो प्रमोटर है उतना ही अमाउंट उसको भी कंट्रीब्यूट करना है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि मार्च 24, 2002 तक जो बोरोवर है वो पैसा नहीं ला पाया, कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया, ठीक है। और मार्च 25 को यानी अगले ही दिन, मार्च 24 को पैसा नहीं ला पाया, अगले दिन बैंक के पास पहुंच गया, ठीक है। और ग्रेस पीरियड ले लिया 30 जून 2002, यानी इसका जो रिपोर्टिंग डेट है वो मार्च 31 है। और जून 30, 2002 तक का उसने क्या ले लिया? ग्रेस पीरियड ले लिया। अरे लेना ही था तो एटलीस्ट 12 महीने का लेता, ठीक है, फ्रॉम रिपोर्टिंग डेट। इसने 12 महीने से कम का ले लिया, तो साथियों ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा नॉन करंट। तो यही बातें आपको लिख के आनी है। सॉरी, ये बन जाएगा आपका करंट, ठीक है, ये बन जाएगा करंट। यही पूछा है इसने ए पॉइंट में, 31 मार्च 2002 को ये लोन कैसा क्लासीफाई होगा, ठीक है। अगले पॉइंट पे आ जाओ, बी पॉइंट पे। ये कह रहा है अज्यूम डेट इन एंटिसिपेशन, ठीक है। यहाँ पे जो बोरोवर है उसने एंटिसिपेट कर लिया था कि भैया वो प्रमोटर कंट्रीब्यूशन नहीं ला पाएगा ड्यू डेट तक, तो वो कॉम्प्लायंस डेट से पहले फरवरी 2002 यानी इस डेट से पहले ही वो बैंक के पास चले गया, बैंक मैं नहीं ला पाऊंगा, थोड़ी सी मेहरबानी करो। तो इसने क्या करा, ये जो कॉम्प्लायंस डेट थी ये इसने एक्सटेंड करा ली जून 30, 2002 यानी रिपोर्टिंग डेट के बाद। तो साथियों ये क्या बन जाएगा आपका? नॉन करंट, ठीक है साथियों। तो यहाँ पे जो मैंने आपसे पहले 2 पॉइंट डिस्कस करे हैं, अगर मैं कंसेप्ट नोट्स पे आपको दिखाऊं तो साथियों पहले पॉइंट में उसने सेकंड वाले ऑप्शन यूज करा है रेमेडियल, लेकिन उसने क्या करा, जो ग्रेस पीरियड था वो लेस देन 12 मंथ ले लिया, मोर देन 12 मंथ एटलीस्ट लेना चाहिए था उसको, ठीक है। और जो फर्स्ट रेमेडी थी उसके बाद यहाँ पे उसने ठीक करा, ठीक है, कि डेट से पहले ही चले गया। तो साथियों टोटल फील के साथ आपको समझा रहा हूँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ ये पूरा का पूरा समझ में आया। जिसको समझ में आ रहा है प्लीज लाइक, ठीक है। तो साथियों 3.2 क्वेश्चन नंबर हमारा डन हो गया। पेपर में अभी तक आया नहीं है, पेपर में आ सकता है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब साथियों इसमें अमेंडमेंट क्या आई है वो बता देता हूं आपको। अमेंडमेंट ये आई है कि जो आपका रिपोर्टिंग डेट 31 मार्च 2027 होगा, उसमें जो थर्ड रेमेडी है ये हटा दी है। उसमें बोला है कि 31 मार्च 2027 के बाद अब आप बैंक के पास जाओगे, ठीक है, और ये ग्रेस पीरियड बढ़वाओगे या कंडीशन रिवोक करवाओगे तो भैया वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, ठीक है, वो आपकी लाइबिलिटी क्या बन जाएगी? करंट लाइबिलिटी। तो ये चीज मैं आपको दिखा देता हूं कंसेप्ट नोट्स में।
ये वाली जो पार्ट है, ठीक है, मई 27 से साथियों मैं इस वाले पार्ट को हटा दूं, ठीक है, बस इतनी सी बात है साथियों। बिल्कुल कंसाइज पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा रहा हूं। तो यहां तक जिसको बातें क्लियर है साथियों, थम्स अप दे दो जिसको यहां तक बातें क्लियर है। सर बिल्कुल क्लियर है। अब साथियों एक अगला पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। रेडी हो सारे? सर बिल्कुल रेडी है। अब एक बात हो रही है रीफाइनेंसिंग की। देखो एक मेरा लोन चल रहा है यहाँ पे HDFC बैंक के साथ, ठीक है। अब मैंने सोचा कि रिपोर्टिंग डेट पे मैं जो है इस लोन को रोल ओवर करा दूं, ठीक है। मान लो मेरी लाइबिलिटी जो है 31 रिपोर्टिंग डेट 31 मार्च को मेरी लाइबिलिटी बन रही है करंट, ठीक है। मैं इसको रोल ओवर करा दूं 12 मंथ्स के लिए कि भैया मैं अब इसे 31 मार्च इस पीरियड में नहीं दूंगा, मैं अगले पीरियड में दूंगा। तो ये क्या बन जाएगा? ये आपका नॉन करंट बन जाएगा, ठीक है। या बैंक से आप रीफाइनेंस करा लो। रीफाइनेंस क्या होता है सर? तो यहां पे आप ध्यान से देखो, रीफाइनेंस की डेफिनेशन यहां लिखी हुई है मैंने। रीफाइनेंस इज एग्जिस्टिंग डेट ऑब्लिगेशन इज रिप्लेस्ड बाय अ न्यू वन विद डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशन। कि भैया हमने एक नया लोन ले लिया है पुराने वाले को चुकाने के लिए, यही होता है रीफाइनेंस। अब इसका ट्रीटमेंट मैं आपको क्वेश्चन में ही समझाऊंगा, ठीक है। मैंने अभी यहाँ पे आपको केवल रोल ओवर की बात बताई है, अब मैं आपको रीफाइनेंस एक क्वेश्चन में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे जो मेन बताने वाली चीज है वो मैं आपको समझा देता हूं कि साथियों ये जो रोल ओवर आप कर रहे हो, ठीक है, ये जो रोल ओवर आप कर रहे हो, अगर ये आप रिपोर्टिंग डेट के बाद करते हो, ठीक है, बिफोर अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो साथियों ये एक नॉन एडजस्टिंग इवेंट है और आपकी फाइनेंशियल लाइबिलिटी जो है वो करंट मानी जाएगी, ठीक है। ये एक अच्छा पॉइंट है। तो यहां पे साथियों कोई ऑप्शन नहीं दिया इंड AS 1 ने। यहां ब्रीच वाले केस में ऑप्शन दे रखा था, रीफाइनेंस में कोई एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं दिया। सर ये ऐसा कर क्यों रहा है इंड AS? ऑप्शन छीन क्यों रहा है, ठीक है, क्यों ये कंपनी की हवा टाइट कर रहा है? सर इसका रीजन ये है कि इंड AS 1 को ये अलाइन कर रहा है आपके IAS 1 से, यानी IFRS से, ठीक है। जिनको कार्व इन कार्व आउट पता है तो ये जो कंडीशन लेके आए थे ये कार्व आउट है IAS 1 का, ठीक है। अब इतना टेक्निकल नहीं जाऊंगा, पेपर में जाने की जरूरत भी नहीं है, पेपर के लिए इतनी जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। अब सीधा मैं आपको लेके चलता हूं क्वेश्चंस पे। तो साथियों आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3.1 पे, ठीक है। यहां पे बात हो रही है आपके रोल ओवर की। तो यहां पे एक लोन लिया है, ठीक है, और ये विद इन रिपोर्टिंग डेट 9 मंथ्स के अंदर पेएबल है, लेकिन ये कह रहा है प्रायर टू एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड ये जो लोन है रोल इनटू न्यू फैसिलिटी विच एक्सपायर आफ्टर 5 ईयर, यानी इस लोन की डेट को इन्होंने एक्सटेंड करा लिया। तो साथियों अब ये क्या बन जाएगा हमारे लिए? नॉन करंट। तो लोन का क्लासिफिकेशन क्या होगा आपको यही बताना है साथियों। तो साथियों इस क्वेश्चन में फुल मार्क्स अगर आपको फेच करने हैं तो पहले करंट लाइबिलिटी की वो 4 कंडीशन आपको पेपर में लिख के आनी है, ठीक है। तो लोन जो है आपका नॉन करंट रहेगा। फिर ये कह रहा है विल आंसर बी डिफरेंट इफ न्यू फैसिलिटीज एग्रीड अपॉन आफ्टर एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड। तो साथियों अभी अभी मैंने आपको बताया था कि इंड AS 1 में अगर रीफाइनेंस आप आफ्टर एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड कर रहे हो तो ये आपका होता है नॉन एडजस्टिंग इवेंट। तो साथियों ये आपका रहेगा करंट। तो सेकंड वाले पार्ट बी वाले पार्ट का आपको आंसर देना है कि लोन जो आपका क्लासिफाई होगा करंट। यहां तक की बातें क्लियर है? सर बिल्कुल क्लियर है। अब देखो साथियों उस टाइम मैंने आपको रीफाइनेंस में जो चीजें बताई थी अब यहां पे हम और डिटेल में समझेंगे।
ये कह रहा है कि अगर हमने यहाँ पे सपोज जो ओरिजिनल लोन था वो चल रहा था एचडीएफसी के लिए, ठीक है, अब हमने एक दूसरे बैंक से लोन ले लिया पुराने वाले लोन को रीपे करने के लिए। सी में वो बात चल रही है आपकी कि ये जो रोल ओवर है हमने दूसरे बैंक से करवाया। इफ द एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज फ्रॉम वन बैंक एंड द न्यू फैसिलिटीज फ्रॉम अनदर बैंक, तो उस केस में क्या होगा? तो साथियों देखो, तो साथियों हम इसे रीफाइनेंसिंग मानेंगे ही नहीं, ये रीफाइनेंसिंग मानेंगे ही नहीं। तो सी पॉइंट में क्या कह रहा है? लोन फैसिलिटी अरेंज विद न्यू बैंक कैन नॉट बी ट्रीटेड एज रीफाइनेंसिंग, ठीक है, ये जरूर लिख के आना आपको। तो उस केस में जो आपका ओल्ड लोन है वो तो आपका करंट लाइबिलिटी ही माना जाएगा, ठीक है। न्यू लोन को आप नॉन करंट बता सकते हो अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन ऑफ लोन, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट ही आपसे क्या कह रहा है वो दिखते हैं। Will the answer to A be different if the new facility is not tied upon the existing bank but the entity has potential to refinance the obligation? ठीक है, तो साथियों इस पार्ट का आंसर जो है, जब मैं आपको करंट लाइबिलिटी का पार्ट एक्सप्लेन कर रहा था वहां मैंने बताया था कि एक्सपेक्टेशन, तो उससे रिलेटेड ये पॉइंट इन्होंने यहां से निकाला है, पोटेंशियल टू रीफाइनेंस। देखो यहाँ पे जो बोरोअर है उसकी एक पावर है कि भैया वो इस लोन को रीफाइनेंस करवा सकता है, करवाया नहीं है, करवा सकता है। तो क्या उसके पोटेंशियल के बेस पे हम इसे नॉन करंट बोल सकते हैं? तो इंडियस ने बोल दिया भैया ना, हम चलते हैं यहाँ पे लीगल टर्म्स पे। तो लीगल टर्म्स में तो ये 9 महीने के अंदर पे करना है। तुम्हारा कुछ भी पोटेंशियल हो, तुम्हारी कोई भी पावर हो, तुम्हारी कोई भी जैक हो, वो मायने नहीं रखती, पोटेंशियल टू रिफाइनेंस मैटर नहीं करता, ये लोन आपका जाएगा करंट में, ठीक है। लोन शुड बी क्लासिफाई एज करंट। तो साथियों आई एम श्योर ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर है, ठीक है। अगर मैं देखूं तो बाकी सारे क्वेश्चन भी आपके ऐसे ही हैं, आपको इतनी बड़ी बात है नहीं साथियों, ठीक है। देखो कोर मैंने डेवलप करा दिया आपका, अब इसके बाद आप ये सारे क्वेश्चन इजीली टैकल कर सकते हो साथियों। 2 क्वेश्चन इसके बचे हुए हैं वो सिमिलर ही आप आराम से कर सकते हो। उसके बाद साथियों अब हम चलते हैं बाकी टॉपिक्स की तरफ। फिर यहाँ पे आता है जो कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। देखो बैलेंस शीट वाला जो पार्ट था उसमें करंट और नॉन करंट क्लासिफिकेशन पे सम आता है, ठीक है। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ पीएल, ठीक है, यहां से कोई सम देता नहीं है इंस्टीट्यूट। इसके बाद सोकी में भी कुछ नहीं है, कैश फ्लो नोट्स कंपैरेटिव ओपनिंग बैलेंस शीट आप इंडियाज 8 में पढ़ते हो डिटेल में, ठीक है। अब जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछने वाला है वो है जनरल फीचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, तो इस पार्ट को हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो ऑडिट में आप बार बार पढ़ते हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। ऑडिटर शुड ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। सर ये ट्रू एंड फेयर व्यू है क्या? इंडियाज 1 बोलता है कि ट्रू एंड फेयर व्यू तब है जब आप सारे के सारे इंडियाज का कॉम्प्लाई करते हो और इस बात को बिना इफ बट के अपने फाइनेंशियल में लिख के भी देते हो। तो एक्सप्लिसिट एंड अनरिजर्व स्टेटमेंट ऑफ सच कंप्लायंस विद इंडियाज, ठीक है। सर ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूं। साथ में कोई भी इनअप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसी है तो सर आप उसे डिस्क्लोज करके रेक्टिफाई नहीं करोगे, आप एक्चुअल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाके उसे रेक्टिफाई करोगे, ठीक है। फिर अगर आप इंडियाज से डिपार्ट कर रहे हो तो तभी कर सकते हो जब इंडियाज आपको परमिट करता है, अदर आप डिपार्ट भी नहीं कर सकते, ठीक है, डेविएट नहीं कर सकते। तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए टू गिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू। उसके बाद सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमेशा गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनते हैं,
ठीक है भाई, आप यहाँ खड़े हो, आपको लग रहा है मेरा बिजनेस लंबे समय तक चलेगा, यानी 5 साल 6 साल। देखो लाइफ टाइम तो कोई भी नहीं कह सकता, ठीक है, यहाँ इंसान की गारंटी नहीं है, तो बिजनेस की कहाँ से होगी। तो साथियों आपको लग रहा है 5 6 साल मेरा बिजनेस चलेगा, तो गोइंग कंसर्न बेसिस पे चलाओ। लेकिन आपको लग रहा है भैया कि गोइंग कंसर्न बेसिस पे हमारा बिजनेस नहीं चलेगा, ठीक है, और आप लिक्विडेशन बेसिस पे बना रहे हो, ठीक है, तो आपको इस बात को डिस्क्लोज करना है। क्या डिस्क्लोज करना है कि वाई एंटिटी इज नॉट रिगार्डेड एज गोइंग कंसर्न। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी है साथियों, ठीक है, ये इंडेक्स 8 में एक क्वेश्चन, वो क्वेश्चन ये है कि एक कंपनी को 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिला है, ठीक है, अब उसका 5वां ही साल चल रहा है और उसके बाद उसके पास कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो साथियों वो लिक्विडेशन बेसिस पे अपने फाइनेंशियल बनाएगा और रीजन क्या लिखेगा कि भैया मेरे पास कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। फिर अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बचपन से पढ़ते आ रहे हो। मटेरियलिटी देख लो। सर मटेरियल होता क्या है? सर मटेरियल चीज वो होती है, अगर इसको आप ओमिट कर दो, मिसस्टेट कर दो, ऑब्सक्यूर कर दो, तो इसकी वजह से जो यूजर है उनका डिसीजन जो है वो इन्फ्लुएंस हो जाएगा। तो साथियों मटेरियलिटी की डेफिनेशन आपने देख ली। तो साथियों इंडियस 1 ये कहता है मटेरियल आइटम को आप डिस्क्लोज करो, ठीक है, और इमटेरियल आइटम को आप एग्रीगेट कर लो। ऑफसेटिंग पे एक अच्छा सा क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन के थ्रू ही हम समझेंगे इसको। ऑफसेटिंग होता क्या है अभी मोटा मोटा आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन में डिटेल में देखेंगे। साथियों मेरी कोई इनकम है, ठीक है, मान लो मैं एक बंदे से 10,000 रुपये कमा रहा हूँ, ठीक है, और इस 10,000 को कमाने के लिए मेरा 2,000 रुपये का खर्चा भी है। तो क्या सर मैं नेट में 8,000 दिखा दूं, यानी अपनी एक्सपेंस को इनकम के साथ ऑफसेट कर लूं? तो वो चीज हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे कि डीटीए डीटीएल को इंडेस 12 ये बोलता है कि भैया हमेशा नेट पे ही दिखाओ, ठीक है। कंसिस्टेंसी, अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंट होनी चाहिए, हमें पता है। तो साथियों फाइनली अगर मैं आपको बताऊं तो कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से सारे कंसेप्ट ने कवर अप कर लिए हैं। ये जो थ्योरी वाला पार्ट है इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन क्यूए में कराऊंगा, क्योंकि वहां से ही बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी और क्वेश्चन भी वहीं से बनेंगे एग्जाम के लिए। तो साथियों अगर हम देखें तो हमने क्लासिफिकेशन करंट नॉन करंट का सीख लिया है, ब्रीच ऑफ लॉन्ग टर्म अरेंजमेंट भी हमने समझ लिया है। एक थ्योरी पार्ट थोड़ा सा बच रहा है, वो भी मैं आपको बता दूं क्योंकि इंस्टीट्यूट यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको याद होगा कंसेप्ट नोट्स में मैंने आपको जो थर्ड पार्ट बताया था वो थ्योरी वाला सेक्शन था। अब हम उसको क्यूए की हेल्प से समझेंगे तो ज़्यादा मजा आएगा। सर समझाइए। बिल्कुल, तो आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1.4 में। तो सारे रेडी हैं सर? बिल्कुल। साथियों यहाँ पे अकाउंट डिपार्टमेंट अप्रोच यू टू एडवाइज ऑन द फॉलोइंग मैटर, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मैटर हो रहे हैं, तो इन मैटर में देखते हैं भैया क्या एडवाइस चाहिए इनको। तो देयर आर क्वालिफिकेशन इन ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द कंपनी विद रेफरेंस टू 2 इंड AS, ठीक है। हमें नहीं पता वो कौन सा इंड AS है, लेकिन इंड AS को लेके ऑडिट रिपोर्ट क्वालिफाई हो गई है। तो साथियों आपको ये बताना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। तो इसका जवाब सुन लो कि ऑडिट रिपोर्ट क्या कहती है ये मायने नहीं रखता। हमें अपने तरफ से जो अकाउंटेंट है कंपनी का उसे सारे इंड AS का कॉम्प्लायंस करना है और नोट्स में लिख देना है एक एक्सप्लिसिट एंड अनरिजर्व स्टेटमेंट कि भैया सारे इंड AS का कॉम्प्लायंस हो रहा है, ठीक है। आपको याद होगा मैंने कंडीशन पढ़ाई थी आपको, 3 कंडीशन, वो याद रहनी चाहिए आपको। तो यहाँ पे ये लिखा है कि आप एक्सप्लिसिट और एक अनरिजर्व स्टेटमेंट दे दोगे ऑफ सच कॉम्प्लायंस इन द नोट्स। फिर सेकंड पॉइंट कह रहा है इज इट मैंडेटरी टू ऐड द वर्ड स्टैंड अलोन बिफोर ईच ऑफ द कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। साथियों मुझे एक बात बताओ कि जो कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो कितने होते हैं? सर वो होते हैं 7। तो आपने
फॉर एग्जांपल कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हो तो उसके आगे लिखा रहता है स्टैंड अलोन कैश फ्लो स्टेटमेंट, नहीं सर। तो साथियों हर एक कंपोनेंट के साथ आपको स्टैंड अलोन प्रीफिक्स करने की जरूरत नहीं है। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके डिस्क्लोजर में दे देना कि स्टैंड अलोन है, वही काफ़ी है, तो कोई ज़रूरत नहीं है। साथियों देखने में तो बचकाने क्वेश्चन लग रहे हैं, लेकिन जब ये एमसीक्यू में आते हैं, ठीक है, और जब नंबर कटते हैं तब बहुत दुख होता है, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे एडवांस में करा रहा हूँ। थर्ड पॉइंट ये कह रहा है कि कंपनी जो है इंडियन कंपनी है, और ये अच्छी बात है। तो ये अपने सारे फिगर रुपये में प्रेजेंट कर रही है, तो क्या ये ज़रूरी है कि हर जगह आप रुपीज़ दिखाओ? सर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप फॉरेन कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठा के देख लो तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि यूएस की कंपनी है तो डॉलर जरूर लिखा होगा, ठीक है, यूके की कंपनी है तो पाउंड जरूर लिखा होगा। तो साथियों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एज पर इंडिया स्टैंड ये भी लिखा हुआ है कि भैया आपको ये हर जगह दिखाना है कि आपके फिगर कौन सी प्रेजेंटेशन करेंसी में चल रहे हैं। फोर्थ पॉइंट ये कह रहा है कि कंपनी जो है वो एब्सोल्यूट फिगर में अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करना चाह रही है, ठीक है, और कंपनी को हमेशा ऑलवेज एब्सोल्यूट अमाउंट चाहिए होता है। आंसर इज यस। साथियों रिलेटिव अमाउंट में तो काम चलता ही नहीं है कि आप परसेंटेज में दिखा दो कि मेरी टोटल 1 लाख की सेल है, खर्चा मेरा 10% है, वो नहीं चलेगा, आपको एब्सोल्यूट अमाउंट दिखाना ही पड़ेगा। फिफ्थ पॉइंट आपसे ये कह रहा है कि कंपनी का कोई सेल ट्रांजैक्शन है विद 10 रिलेटेड पार्टी ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, ठीक है। अब इस साल उन 10 में से 4 रिलेटेड पार्टी के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, ठीक है, तो ये कह रहा है कि इस साल 4 रिलेटेड पार्टी के साथ इस साल कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, तो उसका कोई डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है। अब साथियों आपने कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पढ़ा है कि आपको कंपैरेटिव बना के देने होते हैं, तो जब आप कंपैरेटिव बनाओगे तो इस साल आपको दिखाना पड़ेगा ना कि पिछले साल हमारे 10 रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन हुए, तो डिस्क्लोजर देना मैंडेटरी है। क्यों? क्योंकि आप कंपैरेटिव दे रहे हो। तो साथियों क्वेश्चन मजेदार था? यस सर बिल्कुल मजेदार था। 1.5 में आ जाओ, ऑफसेटिंग के ऊपर क्वेश्चन है। तो साथियों ऑफसेटिंग का जो कंसेप्ट है वो क्वेश्चन करके ही समझ में आता है, इसलिए मैं यहाँ पे लाया हूँ आपको। तो यहाँ पे ए पॉइंट ये कह रहा है आरटीपी दिसंबर 21 में ये क्वेश्चन आया था, एग्जाम मई 25 में पूछ भी लिया। ए पॉइंट ये कह रहा है एक्सपेंस इनकर्ड बाय होल्डिंग कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ सब्सिडरी, ठीक है, विच इज रिइंबर्स्ड बाय द सब्सिडरी। तो क्या ये जो एक्सपेंस है क्या आप इसे रिइंबर्समेंट के साथ सेटअप कर सकते हो? अब आप मेरी कहानी सुन लो। आ जाओ साथियों कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। साथियों टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी ने बिग बास्केट को एक्वायर कर रखा है, ठीक है। अब टाटा कंपनी ये कह रही है कि भैया तुम्हारा जो रेंट होता है वो मैं पे कर दूंगा। बिग बास्केट ने कहा ठीक है हम आपको रिइंबर्समेंट कर देंगे। अब यहाँ पे एक्चुअल में जो रेंट पे हो रहा है वो 1 लाख है और बिग बास्केट रिइंबर्समेंट कर रहा है 90,000। तो क्या टाटा यहाँ पे नेट एक्सपेंस जो है 10,000 का दिखाएगा? आप ये मुझे बताओ। तो साथियों यहाँ पे देखा जाता है सब्सटेंस ओवर फॉर्म। अगर रियल में वो जो रिइंबर्समेंट आ रहा है वो रेंटल एक्सपेंस का ही रिइंबर्समेंट आ रहा है तो आप इसे नेट में दिखा दो, लेकिन वो जो रिइंबर्समेंट आ रहा है वो नाम का रिइंबर्समेंट है वो कुछ और ही, तो साथियों नेट में मत दिखाओ। तो सब्सटेंस ओवर फॉर्म में आपको जाना है। तो साथियों ये बात आपको लिख के आनी है, कैसे लिख के आनी है अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो साथियों ध्यान से देखो आप, सर बिल्कुल ध्यान से देख रहे हैं। यहाँ पे देखो आपको जो बात लिख के आनी है, पेमेंट आर एक्चुअली इन नेचर ऑफ रिइंबर्समेंट, ठीक है। अगर वो एक्चुअल में रिइंबर्समेंट नेचर की है तो आप सेट ऑफ कर सकते हो। द सेम में बी प्रेजेंटेड इन नेट, ठीक है, ये बात आपको लिख के आनी है। इसके बाद जो बी पॉइंट है आपका उस पर आ जाओ। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, क्या आप सेटअप कर सकते हो? अगेन लेस लॉस ऑन सेल ऑफ अदर असेट, क्या कर सकते हो ऐसा? तो साथियों अगेन मेरी बात को ध्यान से सुनो। अगर साथियों आपका जो प्रॉफिट लॉस है वो मटेरियल है, 10 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, 4 करोड़ का लॉस हो रहा है, मटेरियल फिगर है, तो साथियों यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस को आप अलग अलग दिखाओगे। लेकिन मान लो आपका प्रॉफिट हुआ है 1 लाख रुपए का, ठीक है, और लॉस हुआ है आपका 80,000 रुपए का, तो ये इमैटेरियल फिगर है, तो इसे आप नेट ऑफ करके दिखा सकते हो।
तो साथियों यही चीज लिखी है, मैं आपको दिखा देता हूं। देखो गेन और लॉस शुड बी प्रेजेंटेड सेपरेटली इफ दे आर मटेरियल। ठीक है, कोई इफ बट नहीं होगा। लेकिन इसने एक बात और लिख दी कि गेन और लॉस अराइजिंग ऑन डिस्पोजल ऑफ वेरियस आइटम ऑफ पीपीई। मान लो एक आपने लैंड बेची, उस पर प्रॉफिट हो गया, कंप्यूटर बेचा, उस पर लॉस हो गया, तो आप उसको नेट बेसिस पे दिखा सकते हो। यहां तक की बात क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है सर। सी पॉइंट आपसे क्या कह रहा है, सुन लो। सर्विस आर रेंडर इन ट्रांजैक्शन। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो इस क्वेश्चन को समझने के लिए। साथियों आपका एक दिल्ली में सर्विस सेंटर है बाइक का, और आपके दोस्त का यूके में एक सर्विस सेंटर है बाइक का। ठीक है, आपका यूके वाला दोस्त, उसका एक कस्टमर दिल्ली में आया, और उस कस्टमर ने आपके दोस्त के कहने पे आपने उसके कस्टमर की गाड़ी सर्विस कर दी। ठीक है, और पैसे कितने बन रहे हैं? पैसे बन रहे हैं सर 40 लाख। लेकिन ये सर 40 लाख आप नहीं रखोगे, क्योंकि ये कस्टमर किसका है? यूके वाले का। तो ये आपके लिए एक पेएबल है। ठीक है, आप पूरी बात सुनोगे सब समझ में आ जाएगा। सर दिल्ली वाले सर्विस सेंटर ने यूके वाले सर्विस सेंटर के कस्टमर की बाइक सर्विस कर दी। अब ऐसे ही यूके में क्या हुआ है कि दिल्ली वाले सर्विस सेंटर का जो कस्टमर है वो चले गया एक यूके में। ठीक है, और उसने यूके वाले सर्विस सेंटर से सर्विस करा ली। अब एक कस्टमर किसका है? दिल्ली वाले का। तो यूके वाला सर्विस कर देगा, और उस कस्टमर से जो पैसा मिलेगा वो किसको देगा? दिल्ली वाले को। तो दिल्ली वाले के पास एक रिसीवेबल खड़ा हुआ है 50 लाख रुपए का, क्योंकि दिल्ली वाले का कस्टमर कहाँ गया था? यूके में सर्विस कराने। और दिल्ली वाले ने ऐसे ही यूके वाले कस्टमर की सर्विस करी थी, और उससे जो पैसे लिए थे वो किसको दे देगा? यूके वाले को। तो एक तरीके से दिल्ली वाले के पास एक पेएबल है 40 लाख का, और एक रिसीवेबल है 50 लाख का। तो नेट में अगर देखो तो एक 10 लाख का पेएबल है। तो क्या साथियों नेट में दिखा सकता है? ये पॉइंट कह रहा है। तो अब आप इस पॉइंट को पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। तो सी पॉइंट यहां पे ये कह रहा है, इंडेक्स 32 में एक बात लिखी गई है कि इंडेक्स 32 ये कहता है कि अगर आपके पास कोई फाइनेंशियल एसेट है और फाइनेंशियल लायबिलिटी है, आप उसे सेट ऑफ तो कर सकते हो अगर आपके पास कोई लीगली एनफोर्सेबल राइट है। दूसरा, एंटिटी इंटेंड टू सेटल ऑन नेट बेसिस। ठीक है, यहां पे क्या होगा? दिल्ली वाला जो बंदा है वो नेट बेसिस में सेटल कर लेगा। वो बोलेगा ठीक है भाई, मैं आपको नेट में 10 लाख रुपए, सॉरी 10 लाख रुपए ये ले लेगा यूके वाले से, क्योंकि इसके पास रिसीवेबल 50 लाख का है, तो नेट में वो ले लेगा। तो एक तो लीगली एनफोर्सेबल राइट, ये कीवर्ड होना चाहिए। दूसरा, एंटिटी इंटेंड टू डू सो। अगर ऐसा है तो आप नेट पे दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो साथियों ऑफसेट का भी हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया। तो साथियों इसके साथ हमारा जितना भी थ्योरी पार्ट था वो सारा का सारा वाइंड अप हो गया है। आई एम श्योर आप सभी को मजा आया। कोई भी इंडेक्स की आपको रिक्वायरमेंट है साथियों, ठीक है, आप मुझे कमेंट कर दो, आपके सामने इंडेक्स हाजिर हो जाएगा। ठीक है, उसके साथ साथ मैं एक लाइव फॉलो अप क्लासेस लेके आ रहा हूँ। ठीक है, जो भी स्टूडेंट इसमें एनरोल करना चाहते हैं वो मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे मैसेज कर दो, मैं उन बच्चों को एनरोल कर दूंगा उसमें, जिसमें कि प्रैक्टिस भी आप मेरे साथ ही करोगे। ठीक है, टाइमर लगा के। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पेपर अगर आपको ख़त्म करना है तो साथियों टाइमर के साथ आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, दूसरा उसमें हैक्स भी मैं आपको सारे बताऊंगा। तो जितने भी स्टूडेंट जो हैं फॉलो अप सेशन मेरे साथ करना चाहते हैं, जहाँ पे मेरे साथ ही वो प्रैक्टिस करें, ज़्यादा नहीं साथियों, डेली 1.5 घंटे का सेशन रहेगा, तो वो मुझे मैसेज कर दें और एनरोल हो जाएं और अपना FR में 70 पार ले आएँ। ओके साथियों, गुड डे, टेक केयर।